तो स्वागत है आपका कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में। टॉपिक चल रहा है आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, जिसमें ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं, लेक्चर 1, 2 एंड 3। होपफुली आपने उन सबको देख लिया होगा और ये लास्ट लेक्चर है एवरीबॉडी इस टॉपिक पर। तो होपफुली आप कॉपी कलम लेकर बैठे हो। आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं मालूम तो पॉज करके आराम से पढ़ लेना, लेकिन ध्यान रहे फोर्थ पॉइंट पे, इफ यू इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग, इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। सेम इंस्ट्रक्शन जैसा पहले वीडियो में था कि आपको ध्यान रखना है क्रेडिट सिस्टम का एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट का। ओके, और कॉपी कलम लेकर बैठना है, जिसमें 3 कॉलम बनाने, होपफुली आपने कर ही लिया होगा, है ना। बेसिक चीजें हर लेक्चर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का आपके सामने। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजुअल कल्चर इन 18th और अर्ली 19th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया में करेक्ट है। करेक्ट बताना है, 4 स्टेटमेंट है और ये हो गया आपके सामने आंसर। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। Painter from Patna and Murshidabad flocked to Calcutta and produced water-colored in English mode। देखो, वाटर कलर्ड पेंटिंग का प्रचलन उस समय स्टार्ट हुआ, बिल्कुल सही है। और कलकत्ता एक हब था, समझ रहे हो क्या। तो इसलिए पटना और मुर्शिदाबाद से ऑब्वियस पेंटर्स कहाँ भागेंगे, जहां पे हब है, जहां पे उनको रिकॉग्निशन मिले उनके आर्ट का, वहां पे। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है ऑब्वियस है, करेक्ट है। दूसरा, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेचर बिकेम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, द आर्टिस्ट जयान अल दीन भवानी दास एंड रामदास वे अडॉप्टेड बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू प्रोड्यूस एल्बम्स ऑफ इंडिया बर्ड एंड एनिमल। देखो, इसको गलत होने के बहुत सारे चांसेस है, समझ रहे हो क्या। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल नाम गिवन है और प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बताया है कि उसने इन सबको क्या किया, अडॉप्ट किया पेंटिंग करने के लिए। किसका? इंडियन बर्ड्स और एनिमल का। अब यहाँ पे हो सकता है बर्ड एनिमल के साथ कुछ और भी चीज हो, राइट। तो इसमें हम 100% श्योर नहीं हो सकते, इसलिए क्वेश्चन मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। वाइल इंडियन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट स्टाइल, यूरोपियन आर्टिस्ट डिड नॉट विजिट रीजनल कोड। एक बात बताओ, अगर आप आर्टिस्टिक हो, लिखते हो, पेंटिंग करते हो, है ना, रिसाइटिंग करते हो पोएम वगैरह, तो आपको मालूम होगा कि कहीं पे भी अगर आपको अपने आर्ट को इंक्रीज करने का, शोकेस का मौका मिलेगा, तो बिल्कुल आप वो मौका छोड़ना नहीं चाहोगे। सेम मैनर में एवरीबॉडी, चाहे इंडिया के पेंटर हुए, आर्टिस्ट हुए, चाहे यूरोपियन हुए, अगर उन्हें कहीं पर नया चीज मिलेगा, कुछ सीखने को, कुछ जानने को, तो ऑब्वियस है वो लोग विजिट करेंगे। बेसिक फिनोमिना है, ठीक है। तो इसलिए चौथा जो बोल रहा वो बिल्कुल गलत बोल रहा कि यूरोपियन आर्टिस्ट जो विजिट ही नहीं किया रीजनल कोर्स को, तो इसलिए चौथा गलत है एवरीबॉडी। तो ऑप्शन अगर एलिमिनेट करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, देखो ऑप्शन ए और बी दोनों में तीसरा तीसरा है, तो मतलब तीसरा करेक्ट है। पहला दूसरा ऑलरेडी करेक्ट था, तो हमारा ऑप्शन ए आ गया। इस तरीके से आपको एक अप्रोच डेवलपमेंट करके, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, अगर आप सोच रहे हो 100% आप सीख के जाओगे और एग्जाम में वो पूरा का पूरा निकाल दोगे, है ना, तो पॉसिबल नहीं है एवरीबॉडी। क्यों? क्योंकि आपको पता है समंदर जैसा सिलेबस है यूपीएससी का, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर और मिडिवल हिस्ट्री का, जिसका आउटपुट इनपुट रेशियो उतना अच्छा नहीं है। दैट्स वाई आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसको हम अप्रोच डेवलपमेंट कहते हैं, और थ्रू आउट द सीरीज हम वही डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? गुड। चलो बाकी अब सारे स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पेंटर फ्रॉम पटना और मुर्शिदाबाद फ्लॉक टू कलकत्ता एंड प्रोड्यूस वाटर कलर इन द इंग्लिश मोड। ड्यूरिंग 18th और अर्ली 19th सेंचुरी देयर वाज अ माइग्रेशन ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम वेरियस रीजन टू कलकत्ता वेयर दे अडॉप्टेड द इंग्लिश। वही सेम चीज है जो स्टेटमेंट में था। अगला वो भी सेम चीज है। नेक्स्ट एवरीबॉडी, तीसरा भी करेक्ट है। और चौथा, while Indian were influenced by European artist style, European artists also visited the regional courts. European artists did not visit regional courts in North India during this period, and their presence and influence had an impact on the local artist style और technique. मतलब जब उन्होंने विजिट किया यूरोपियन आर्टिस्ट ने, तो उनका इन्फ्लुएंस और प्रेजेंस जो है देखने को मिला कहाँ पे? लोकल आर्टिस्टिक स्टाइल और टेक्निक्स पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला कि टेम्पल है और दूसरा टाउन है, तो कहाँ पे कौन सा टेम्पल सिचुएटेड है बताना है आपको। देखो, कैलाश नाथर, नाम से ही लग रहा है कि कहीं साउथ में होगा, तो इन तीनों में से, चारों में से साउथ का कौन सा दिख रहा है? चौथा। तो ए का 4 होगा, ए का 4 तो सी और डी चला गया। दूसरा, लिंगराज, मान लो अगर आपको नहीं पता, वैसे बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि नहीं पता, ठीक है, तो इसको छोड़ दो। कंडरिया महादेव, ये तो बहुत बार आपने देखा है पिछले लेक्चर में, इवन मिडिवल हिस्ट्री में भी हमने कई बार देखा था। तो सी का हो जाएगा खजुराहो मध्य प्रदेश, है ना। और दिलवाड़ा सभी को मालूम है कि माउंट आबू, है ना, यहाँ पे है दिलवाड़ा जैन टेम्पल। तो 4 बचा कौन सा? लिंगराज कहाँ पे हो जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में हो जाएगा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3,
ऑप्शन हो गया बी। अगर चाहते तो आप केवल दो पता होता तब भी बता सकते थे कि कैलाश नाथर टेम्पल जो है कांचीपुरम तमिलनाडु में है और उसके बाद दिलवाड़ा जो है माउंट आबू में है। तो 4-3, तो 4-3 कौन कौन सा है? अच्छा, ऑप्शन ए और बी में दोनों में है। तो कोई एक चीज और आपको मालूम होना चाहिए था। मान लो अगर लिंगराज आपको पता होता, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, तो 4-1 करते तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ जाता। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब ये सारे टेम्पल कहाँ पे हैं, किस टाइम के हैं, किसको डेडिकेटेड है और किसने बनवाया है, बस इतना इंफॉर्मेशन आप जानते रहो, ठीक है। जैसे देखो, कैलाशनाथर टेम्पल लोकेटेड इन कांचीपुरम तमिलनाडु। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द रीजन एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। द टेम्पल इज नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ग्रेंडुल और इंट्रिकेट कार्विंग। इसके लिए जाना जाता है। सिंपली आप क्या करोगे, इसका इमेज गूगल करके तुरंत के तुरंत देखोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इमेज देखने पर ज्यादा देर तक याद रहता है एवरीबॉडी, और वो सारा कुछ हम कर रहे हैं ऑलरेडी बाकी लेक्चर्स में। आई नो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन क्लैरिटी आए उससे बेहतर और क्या हो सकता है, बोलो हाँ। और मैं भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे गूगल करके, लेकिन मैं इसलिए नहीं दिखा रहा, सच दैट कि लेक्चर बहुत लेंदी दिखने लगता है लोगों को, तो लगता है फिर अरे इतना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, इसलिए रहने देते हैं। सो इसलिए मैं नहीं करता। आपको सजेस्ट करता हूँ छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल जो मैंने बोले थे टास्क, तो वही सारे टास्क है कि आपको जस्ट गूगल करना है। लिंगराज टेम्पल की बात करें तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है ना। और कंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो मध्य प्रदेश में है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल इन द खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है एवरीबॉडी। टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को, एंड रिनोव फॉर इट्स एग्जीक्यूट स्कल्पचर्स और इंटीग्रेट आर्ट वर्क। दिलवाड़ा टेम्पल सभी को पता है, ग्रुप ऑफ जैन टेम्पल है लोकेटेड इन माउंट आबू राजस्थान। These temples are known for their exceptional craftsmanship or intricate marble carving. The temples are dedicated to various Jain Tirthankars and are considered among the most important pilgrimage sites for the Jains. Next question आपके सामने। The only inscribed stone portrait of Emperor Ashoka has been founded. 2 बार कर चुके हैं, तीसरी बार कर रहे हैं। कंगन हाली यहाँ पे मिला क्या? ये कहाँ पे है एवरीबॉडी? कर्नाटका में। तो ओनली इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट किसका? किंग अशोका का। कहाँ पे मिला? कंगनहाली, तमिलनाडु, सॉरी कर्नाटका में। हैज बीन फाउंड। कंगनहाली इज लोकेटेड नियर सन्नाटी, कर्नाटका। इट इज साइट ऑफ एन एंशिएंट बुद्धिस्ट स्तूपा और मोनास्ट्री दैट डेटेड बैक टू 2nd to 3rd century CE. स्तूपा वाज एक्सकेवेटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कब से कब तक? 1994 से 2002 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान आर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। ऑब्वियस है, अफगानिस्तान की बात हो रही है तो ग्रीक एरामिक काइंड ऑफ स्क्रिप्ट होगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी एवरीबॉडी। बाकियों के बारे में भी जानेंगे, डोंट वरी। पहले ये देखो, अशोका इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान आर रिटन इन द ग्रीक एरामिक स्क्रिप्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग 3rd century BC अशोका ने कमीशन किया दीज इंस्क्रिप्शन एज द पार्ट ऑफ हिज एफर्ट टू स्प्रेड बुद्धा टीचिंग और प्रिंसिपल। While most of the Ashoka inscription in India किस में लिखा गया है? ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। द inscription found in Afghanistan, especially place like कंधार और लागमान जो है वो ग्रीक अरेमिक स्क्रिप्ट में लिखे गए। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक और अरेमिक स्पीकिंग कम्युनिटी इन दोज रीजन ड्यूरिंग दैट टाइम। ऑब्वियसली जहाँ के लोग जैसे लोग है ना, उन्हीं की लैंग्वेज में लिखेंगे, राइट, सो दैट ज्यादा कनेक्ट कर पाए वो लोग और ज्यादा मैसेज स्प्रेड हो पाए। अब बाकी स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन स्क्रिप्ट एंड कंसिडर एज द एंसेस्टर ऑफ मेनी मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट इंक्लूडिंग देवनागरी, बंगाली, तमिल। ये सब कहाँ से आई है? ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से ही आई है। इट वाज डेवलप अराउंड द 3rd century BC एंड वाज वाइडली यूज्ड इन वेरियस रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर में। सारदा स्क्रिप्ट की बात करें तो इट इज एन एंशिएंट स्क्रिप्ट प्राइमरली यूज्ड फॉर राइटिंग संस्कृत और कश्मीरी लैंग्वेज। इट ओरिजिनेट इन द कश्मीर रीजन बट इट वाज आल्सो यूज्ड इन अदर पार्ट नॉर्थन इंडिया में, जैसे कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, है ना। और इट वाज प्रोमिनेंट बिटवीन 8th और 12th century CE में, है ना, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। खारोस्ती स्क्रिप्ट की बात करें एवरीवन तो एंशिएंट गांधारा में यूज किया जाता था। रीजन स्पेनिंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिला, मतलब कि अफगानिस्तान पाकिस्तान एरिया में था। इट वाज प्रीवेलेंट फ्रॉम द 3rd century BC से लेकर 3rd century CE तक। क्या? खरोस्ती स्क्रिप्ट। ओके, नाम से होपफुली आपको पता हो जाएगा कौन कहाँ पे प्रीवेलेंट था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है। पहला, द अर्ली मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सैराजी स्कूल व्हाइल द अर्ली मुगल पेंटिंग इनिशियली फॉलो बिजहट स्कूल। याद कीजिए बिजहट कौन थे? एक पर्शियन पेंटर थे
जो कि इंडिया कभी आए थे क्या, बाबर से, हुमायूं से कनेक्टेड थे क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। होपफुली ये बेसिक चीज आपको पता है कैसे क्वेश्चन इतने सारे करके, है ना। नेक्स्ट, द मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ द बिजहद स्कूल इन इंडिया वेयर सैयद अली और अब्दुल समद। ये भी बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है, फैक्चुअल नॉलेज है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग इमर्जिंग इन 15th और 16th सेंचुरी सेंट्रल इंडिया ड्यू फ्रॉम पर्शियन इन्फ्लुएंस, particularly the Sirji school, and showcase vivid color, intricate nature depiction or narrative storytelling, often featuring Hindu or Jain mythological scenes. Notable work include the Rasika Priya, illustrating Krishna life or Gita Govind. Conversely, early Mughal painting influenced by Bijhad school but forming their unique blend of Persian or Indian style are famed for vibrant color, intricate natural depiction और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग। अब मैं बता रहा हूँ ना, कितना भी मैं अच्छे से इसको समझा दूं, बता दूं, उतना बिल्कुल नहीं समझ आएगा आपको जितना उसका इमेज देखने पर आएगा। दैट्स वाई एवरीबॉडी, जब भी ऐसा कोई स्पेसिफिक आर्ट हो, कोई स्पेसिफिक मंदिर हो, टेम्पल हो, आर्किटेक्ट हो, तो क्या करोगे, सिंपली आप गूगल करके देख लोगे उसको। इज दैट क्लियर? गुड। अब नोटवर्दी पीसेस इंक्लूड हमजा नामा डिपिक्टिंग हमजाज लाइफ एंड द अकबर नामा पोर्ट्रेइंग मुगल एम्परर अकबर लाइफ। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि बिजहद स्कूल इन इंडिया वेयर सैयद अली और अब्दुल समाद। बिजहद कौन था? एक पर्शियन पेंटर हु वाज एक्टिव इन 15th और 16th सेंचुरी। ही वाज नोन फॉर हिज इनोवेटिव यूज ऑफ पर्सपेक्टिव एंड हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ फिगर। सैयद अली और अब्दुल समाद क्या थे? स्टूडेंट थे बिजहद के, एंड दे ब्रॉट हिज स्टाइल टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग ऑफ डांस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ। किंग ऑफ डांस जो है डिस्क्रिप्शन है ब्रॉन्ज नटराजा ऑफ चोला। होपफुली मैंने आपको आई थिंक मिडिवल हिस्ट्री में या फिर एंशिएंट हिस्ट्री वाले कोर्स में इसका मैंने इमेज आपको दिखाया था, ब्रॉन्ज नटराजा ऑफ चोला। ओके, होपफुली आपको याद होगा। तो द ब्रॉन्ज नटराजा ऑफ चोला कब का है? 10th सेंचुरी चोला ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ हिंदू वर्ड शिवा का है, इन द फॉर्म ऑफ नटराज, जिसको लॉर्ड ऑफ डांस भी बोलते हैं। नटराज का मतलब, the statue depicts Shiva in dancing pose with one leg raised and the other bent. He is holding a drum in one hand and a flame in the other. The statue is made of bronze and about इतना मीटर tall। देखो, इतना मैंने बताया ना, अब ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं रहेगा, लेकिन जैसे आप एक इमेज देख लोगे ना, अब इमेज देख लोगे, जैसे मैं दिखाता हूँ, देखो नटराजा इमेज, नटराजा इमेज HD, चलो HD में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, दिख रहा आपको? अब ये अगर अच्छे से आपने इमेज को देख लिया बढ़िया से, तो फिर आप समझो कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा देख रहे हो क्या? डमरू इधर है ना, बाकी चीजें किस तरीके से पैर जो है एक बेंड है, ऐसा करके होपफुली आप बहुत ही अच्छे से कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, राइट। तो बस इतना ही काम करना है आपको। क्या? सिंपली जहां पे भी लगे आपको, है ना, कि थ्योरी पढ़ के रटा नहीं जा रहा, तो जस्ट इमेज देख लिया करो, इंटरेस्टिंग भी होगा और साथ में आपको क्लैरिटी भी पूरा आएगा। ओके, चलो इसमें इतना ही, आगे बढ़ते हैं। किधर गया अपना नोट्स? अच्छा, मिल गया। चलो, अब नटराज स्कल्पचर का बाकी चीजें आप देख सकते हो, मैंने इमेज दिखा दिया, उससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की बात हो रही, आर्ट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर ओपन मार्केट। नहीं भाई, 19th सेंचुरी में जो इलाइट लोग थे, एक बात बताओ, महंगे शौक किसके होते हैं? महंगे लोगों के, अमीर लोगों के होते हैं? बताओ, हाँ है ना। तो आर्ट किसके लिए बनाएंगे? वो अमीर लोगों के लिए बनाएंगे, दरबार में, कोर्ट में, है ना, राजा महाराजा के। तो आम जनता के लिए, ओपन मार्केट के लिए थोड़े ना बनाएंगे। तो इसलिए पहला गलत है एवरीबॉडी, और गलत ही हमसे पूछा था, तो इसलिए पहला हो जाएगा। बाकी अपने फैक्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ेंगे। दूसरा है द आर्टिस्ट, जिसको शिल्पी बोलते थे, बिकेम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द आर्टिसन, कारीगर। ये भी ठीक है। एक्सटिंक्ट नहीं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग हो गए। क्या? शिल्पी और कारीगर दोनों अलग अलग हो गए। द टेक्निक ऑफ ऑल पेंटिंग वाज डेवलप, बिल्कुल अभी कितनी बार डिस्कस किया हमने, अंग्रेज लेकर आया। द डिस्टिंक्शन बिटवीन इलाइट और पॉपुलर आर्ट वाइडेंड, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? ए। देखो, in 19th century art was not produced for the open market. During this period, the art of painting in India was often patronized by royal court, nobility, or wealthy individuals. Artists were commissioned to create artwork for these patrons, and the focus was on producing art for specific patrons rather than for the open market. Hopefully आपको क्लियर है। और बाकी जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ा हो जनरी के, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज उतने से ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए।
और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कि सम ऑफ द फेमस प्रोपोनेंट्स ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन इंडिया इन 19th सेंचुरी इंक्लूड। अब ये उस समय के प्रोमिनेंट पेंटर जो थे उनका नाम दिया है, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत गुप्ता, अमृता शेर गिल। तो इन सबको आप क्या करोगे, एक बार पढ़ लोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर नाम भी रिफ्लेक्ट किया तो उस समय कम से कम मार्क तो कर सकते हो ना कि अच्छा ये वाला हमने पढ़ा था, पेंटर है कब, 19th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धा's इमेज आर लार्जली कार्व्ड इन। तो ये अभय मुद्रा में बनाए जाते थे एवरीबॉडी। अब ये सारे के सारे कौन कौन से मुद्रा होते हैं उसको आप जान लो अच्छे से। पहले तो इसका आंसर समझ लो कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या अभय मुद्रा में बुद्ध जी को रिप्रेजेंट किया जाता था। दिस इज बिकॉज बुद्ध अभय मुद्रा इज अ गेस्चर दैट इज एसोसिएटेड विद बुद्धा's टीचिंग ऑफ पीस और कंपैशन। इट इज ऑल्सो अ गेस्चर दैट इज meant to reassure the viewers and protect them from fear। अब बाकी मुद्रा का क्या मतलब है ध्यान से समझो। ध्यान मुद्रा सबको पता है क्या, रिप्रेजेंट मेडिटेशन और इनर कंसंट्रेशन। अभय मुद्रा बता ही दिया, सिंबलाइज फियरलेसनेस और प्रोटेक्शन। और धर्म चक्र मुद्रा सिग्निफाइज द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा एंड टीचिंग ऑफ द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन। वराधा मुद्रा की बात करें तो रिप्रेजेंट द गेस्चर ऑफ ग्रांटिंग बून्स और ब्लेसिंग। वितर्क मुद्रा, तर्क वितर्क करते हैं ना, तो डिस्कशन, सिंबलाइज द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। भूमि स्पर्श मुद्रा डिपिक्ट द अर्थ टचिंग गेस्चर सिंबलाइजिंग द इनलाइटमेंट ऑफ द बुद्धा। अंजलि मुद्रा की बात करें तो द गेस्चर ऑफ प्रेयर या फिर ग्रीटिंग विद पाम्स प्रेस्ड टुगेदर। याद करो वैसे वाला है ना, दोनों पाम जो है एक साथ प्रेस्ड है। करण मुद्रा की बात करें तो गेस्चर ऑफ वार्डनिंग ऑफ नेगेटिविटी एंड डिस्पेलिंग ऑब्स्टेकल। नमस्कार मुद्रा क्या है, गेस्चर ऑफ सॉल्वेशन या रिवरेंस विद हैंड्स रेस्ड टू द चेस्ट। ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मुद्राज है। होपफुली आपको सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, आज का पटना, हैज बीन एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ, मतलब कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो है पाटलिपुत्र के कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो इसका करेक्ट एवरीबॉडी है, बुलंदी बाग मिलता है, राजागिरी नहीं, कुमारहार बिल्कुल मिलता है, मोचरीम बिल्कुल नहीं, कुमारहार और बुलंदी बाग बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन सी। देखो ध्यान से कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द मॉडर्न कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र आर लोकेटेड इन द मॉडर्न सिटी ऑफ पटना। मालूम है, द रिमेन्स आर स्प्रेड ओवर टू साइड, क्या क्या, कुमारहर और बुलंदी बाग। कुमारहर एक साइट है, एंशिएंट सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था कुमारहर, जबकि बुलंदी बाग की बात करें तो साइट ऑफ इट्स रेजिडेंशियल क्वार्टर था, मतलब उस टाइम पे रेजिडेंशियल क्वार्टर होता था जिसको आज हम बुलंदी बाग से नाम से जानते हैं। द रिमेन्स एट कुम्हार इंक्लूड अ नंबर ऑफ पैलेसेस, टेम्पल और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, और रिमेन्स एट बुलंदी बाग इंक्लूड अ नंबर ऑफ हाउसेस, शॉप्स और स्ट्रीट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडारिया महादेव। कितनी बार पढ़ चुके हैं, क्या है, एक टेम्पल है, कहाँ पे, खजुराहो में। एकदम क्लियर है कि आपको कई बार देख चुके हैं। अच्छा, ये कंधारिया महादेव टेम्पल हिंदू टेम्पल है, सबको पता है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। कहाँ पे है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, और कंस्ट्रक्ट किया गया था 1003 से लेकर 1035 सी तक, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विद्याधर। दिस टेम्पल इज adorned with intricate carving on all sides featuring celestial nymphs, मिथुनाज, erotic couples and numerous deities. It is नागरा स्टाइल टेम्पल। कैसा है, नागरा स्टाइल टेम्पल है, चालुक्यन आर्किटेक्ट ने बनवाया था। उसके अलावा बाकी भी एग्जाम्पल हैं, जैसे लॉर्ड खान टेम्पल ऐहोल में, दुर्ग टेम्पल ऐहोल, रवाना पहाड़ी केव ऐहोल, टेम्पल एट पद्दकल। होपफुली मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, एवरीबॉडी अगर गलती हो जाए तो माफी। तो ये सारे के सारे क्या है, चालुक्य आर्किटेक्चर है। आप चाहो तो उसको गूगल करके देख सकते हो, दिमाग में ज्यादा छपेगा। आई नो कि बहुत सारी डेटा है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसे पढ़ने से बेहतर है कि तुरंत के तुरंत भूल जाओ। इससे तो बेहतर है ना कि गूगल करके कम से कम एक बार इमेज देख लो। अभी देखो नटराजा का इमेज अभी भी तो आपके दिमाग में छपा होगा, जैसे नटराजा नाम लिया मैंने, आपका वो इमेज दिख रहा होगा, राइट। सेम वे में अगर आप इमेज देख लेते हो तो ज्यादा टाइम तक, क्योंकि हम जानते हैं हमारा क्या मेमोरी कैसा है, फोटोजेनिक मेमोरी है, दैट्स व्हाई ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द विठला टेम्पल लोकेटेड। कई बार हमने देख लिया हम्पी महाराष्ट्र, सॉरी कर्नाटका। हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटका में है, वहां पे लोकेटेड है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं एवरीबॉडी। कभी मौका मिले तो हम्पी आप जरूर विजिट करो। देखो विठला टेम्पल इज लोकेटेड एट हम्पी, इसको गूगल करके भी मैंने दिखाया था, होपफुली आपको इमेज जो है दिख रहा होगा। ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, सबको मालूम है, इट वाज बिल्ड इन 15th सेंचुरी ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग देवराज सेकंड। उनका क्या है टाइम पीरियड 1422 से 1446 एडी।
वन ऑफ द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, कृष्ण देव राय की बात करें तो द रूलर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी एक्सपेंडेड और इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द टेम्पल। मतलब बनवाया किन्होंने था, देवराय सेकंड ने, लेकिन कृष्ण देव राय ने क्या किया, उसको और एक्सपेंड किया और ब्यूटीफुल बनाया। और ध्यान समझो, इंपॉर्टेंट साइट जो है हम्पी में कौन कौन से, ध्यान से समझो। विरूपक्ष टेम्पल, हम्पी बाजार, एलिफेंट स्टेबल्स, क्वींस पार्क, लोटस महल, हाजरा राम्स टेम्पल, हेमकुट हिल टेम्पल और मतंगा हिल। अब एक काम करो, सिंपल समझो। होपफुली आपने घुमा हो हम्पी, अगर नहीं घुमा है तो ऑब्वियस है अपने ट्रेवल लिस्ट पे डालो इसको कि एक बार जरूर जाएंगे, भले ही सिलेक्शन लेकर जाए लेकिन जाएंगे जरूर, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। एक आपका डिटर्मिनेशन, अच्छी बात है। लेकिन अभी क्या करो, आप डिजिटल ट्रेवल करो। कैसा डिजिटल ट्रेवल करो, कैसे कि ये सारी की सारी चीजों को लिखो और उसको गूगल करो वन बाय वन। ठीक है, गूगल करके उसका बढ़िया बढ़िया इमेज देखो। हमारे जैसे 2-4 फोटोग्राफर ऐसे भी होते हैं जो आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी फोटोज खींचकर वो अपने चैनल पे डालते हैं, सच दैट कि लोग उसको देख पाए। डिजिटल जो है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले ना डिजिटल अरेस्ट चल रहा था, है ना, तो डिजिटल ट्रेवल कर पाए इस आशय से ऐसा करते हैं। तो होपफुली उनको आप अप्रिशिएट किया करो और इस तरीके से आपका सिलेबस भी हो जाएगा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन कैसा है। फॉर अर्ली सोसाइटी हिस्टोरियन रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट इलाइट फैमिली मोस्टली फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। बिल्कुल, क्योंकि गरीब फैमिली तो आप इंस्क्रिप्शन करवाएगी नहीं ना, इलाइट मतलब अमीर वेल्दी लोग ही करवाएंगे, तो इसलिए बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है सतवाहना इंस्क्रिप्शन जनरली एंड विद द टर्म पुत्र। बिल्कुल ठीक है। जैसे क्या नाम था, कुछ तो था, भूल रहा मैं भाई। अप्राकृत वर्ड मीनिंग सन नहीं है एवरीबॉडी। पुत्र मतलब एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब सन होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही। देख रहे हो, छोटा सा एक प्राकृतिक कर दिया संस्कृत की जगह, जिस वजह से पूरा पूरा गलत हो गया। तो पहला गलत, दूसरा सॉरी, पहला सही दूसरा गलत। होपफुली आपको क्लियर है। पहले भी एक क्वेश्चन किया है, कब, एंशिएंट हिस्ट्री में, आई थिंक उस वाले कोर्स में। होपफुली आपने वो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोला टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 20th century a new hybrid architectural style developed which combined the Indian style with European style. ठीक है, by integrating Indian और European style in public architects, the British wanted to prove that they were legitimate rulers of India. बिल्कुल है everybody, ये था उनका रीजन उनके पीछे, है ना, क्या करने के पीछे, इंटीग्रेट करने के पीछे इंडियन और यूरोपियन स्टाइल इन पब्लिक आर्किटेक्ट। तो बिल्कुल पहला भी सही है, दूसरा सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। बेसिक चीजें हैं, है ना, जनरल चीजें, तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन वही चीज है जो मैंने बताया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना आपको। क्या एग्जाम्पल ऑफ इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर आपको देखना है। मद्रास हाई कोर्ट बिल्डिंग, चेन्नई डिजाइन, कहाँ पे है मद्रास हाई कोर्ट बिल्डिंग, ऑब्वियस है चेन्नई में है। डिजाइन किया था किसने, JW ब्रेसिगिंटन ने, जरूरी नहीं याद रखना। अंडर द गाइडेंस ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन, कब, 1892। ये चाहो तो याद रख सकते हो। 1892 में क्या मद्रास हाई कोर्ट बिल्डिंग बनाई थी। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है, कोलकाता में। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहाँ पे है, ऑब्वियस मुंबई में। ये सारी की सारी चीजें क्या है। और नॉर्थ ब्लॉक ऑफ सेक्रेटरिएट बिल्डिंग कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ये सारी की सारी एग्जाम्पल हैं इंडो गॉथिक आर्किटेक्ट्स का। होपफुली सारा इमेज आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो गूगल करके देख लीजिए। नेक्स्ट, डिपिक्शन ऑफ द डिसेंट ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम हेवन इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ स्कल्पचर ऑन रॉक इज कहाँ पे है, तो एवरीबडी है महाबलीपुरम में। याद कीजिए, यहाँ पे ही हमने देखा था अर्जुन पेनेंस, है ना, ये भी यहीं पे है। कहाँ, महाबलीपुरम कहाँ पे है एवरीबडी, है तमिलनाडु में। होपफुली इतना आपको क्लियर है अच्छे से। तो देखो, इसको ममल्लपुरम भी बोलते हैं, महाबलीपुरम को। एक टाउन है तमिलनाडु में दैट इज फेमस फॉर इट्स रॉक कट मोन्यूमेंट्स और स्कल्पचर्स। मोस्ट इंप्रेसिव पार्ट इज द डिपिक्शन ऑफ डिसेंट ऑफ गंगा और अर्जुना's पेनेंस कार्व्ड ऑन 2 मोनोलिथिक रॉक बोल्डर। इतना ध्यान रहेगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज द फर्स्ट एक्सटेंट ट्रू आर्क फाउंड। क्या ट्रू आर्क किस बिल्डिंग में मिलता है आपको, तो ये मिलता है एवरीबॉडी टॉम्ब ऑफ सुल्तान बलवन में। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अब देखो, ट्रू डोम और एन आर्क इन इंडियन आर्किटेक्ट। अब ट्रू आर्क क्या होता है, एक कर्व इस तरीके से, आपको मालूम है आर्क, ये सारा कुछ बेसिक आपको पता ही है, राइट। स्ट्रक्चर दैट स्पेन एन ओपनिंग एंड सपोर्ट द वेट अबव इट्स ट्रांसफरिंग द लोड टू द पोस्ट या फिर एबटमेंट्स एट आइदर एंड। ये वाला जो चीज होता है, ठीक है, ये क्या हो गया एवरीबॉडी, आर्ट हो गया, सॉरी आर्क हो गया, है ना। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अच्छा, बाकियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा सभी को पता है। एक मॉस्क है कहाँ, अजमेर राजस्थान में। बिल्ड हुआ था 1199 सी बाई कुतुबुद्दीन ऐबक।
It has corbelled arched and domes which are not true arch and domes. ट्रू आर्च और डोम नहीं है। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, सभी को पता है कि एक दिल्ली में मॉस्क है, 1193 में बनाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इट हैज पॉइंटेड आर्च एंड डोम्स विच आर नॉट ट्रू आर्च। पता ही आपको। अली दरवाजे की बात करें तो ये भी गेटवे इन दिल्ली है। इट वॉज बिल्ड इन 1311 सी बाय अलाउद्दीन खिलजी। इतना ध्यान रहेगा क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि 2 स्टेटमेंट है बताना है। जेम्स प्रिंसेप, पता है आपको, एक ऑफिसर था कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी का। डिसाइफर ब्राह्मणी और खारोस्ती स्क्रिप्ट, होपफुली आपको मालूम है ब्राह्मणी कहाँ पे यूज होती थी, खारोस्ती कहाँ पे, अभी देखा हमने इसी लेक्चर में। विच वेर यूज इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन कॉइन, बिल्कुल ठीक है। जेम्स प्रिंसेप फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट मेंशनिंग अ किंग रेफर्ड टू एज पियदर्शी मीनिंग प्लीजेंट टू बियॉन्ड, बिल्कुल सही है। ए भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं, तो इसलिए ऑप्शन इसका करेक्ट बी होगा। एकदम बेसिक चीज है। अब यहाँ पे देखो, last 2 letter at the end of one of the inscription in Brahmari were guessed to form the word dhanam. क्या बोलते थे? धनम मतलब डोनेशन, which appear at the end of the most inscription at Sanchi or Barhut. This hypothesis permitted the complete decipherment of the Brahmari script by James Prinsep का 1837 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से 2 स्टेटमेंट। पहला, the rich sculptures tradition of Mathura is distinguished by its principal medium, the white spotted red sandstone। बिल्कुल, एलियन वहां पे मथुरा साइड में व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिलता है, इसलिए ऑब्वियस है उसको यूज किया जाएगा बहुत ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए स्कल्पचर्स के लिए। अगला बोल रहा है द व्हाइट स्पॉट रेड सैंडस्टोन इज लोकली अवेलेबल इन मथुरा रीजन, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए भी सही है, दूसरा भी सही, करेक्टली एक्सप्लेन करेगा, इसलिए करेक्ट हो जाएगा ए। बोलो एकदम क्लियर, गुड। तो बोला रिच स्कल्पचर्स ट्रेडिशन ऑफ मथुरा इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स प्रिंसिपल मीडियम द व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, जो कि फाउंड होता है अबंडेंस इन मथुरा में, और इसलिए ये बहुत ही इजी टू वर्क है, अलाउइंग द क्रिएशन ऑफ ब्यूटीफुल और इंट्रिकेट स्कल्पचर्स। दूसरा भी सही मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे। एवरीबॉडी, आगे कोई क्वेश्चन और है नहीं। होपफुली आपको सारा का सारा क्वेश्चन जितना भी मैंने बताया समझाया अच्छे से क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छा, और अगर कोई भी पॉइंट थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, इन केस आप सिंपली क्या करोगे, उसको गूगल करोगे। क्यों? क्योंकि इमेज देखने पर वो ज्यादा देर तक याद रहता है एज कंपेयर टू उस थ्योरी बार बार पढ़ना। इज दैट क्लियर? गुड। चलो, तो इस लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर होगा। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज के लिए है कि व्हेन वी स्ट्राइव टू बिकम बेटर देन वी आर, एवरीथिंग अराउंड अस बिकम्स बेटर टू। मतलब जब हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो उस दरमियान बाकी हमारे आसपास की चीजें अपने आप बेहतर होने लगती है। होपफुली आपको ये अच्छा लगा हो और मेंस में आप इसको यूज करोगे इसी मोटिवेशन के साथ, इसी आशा के साथ। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।